दोस्तों अब हमें एक लास्ट टॉपिक करना है जिसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हमने अपनी सीरीज़ के ऑल टॉपिक्स जितने भी थे जीएसटी के कर लिए। राइट नाउ वी हैव अ लास्ट टॉपिक, और ये जो लास्ट टॉपिक है इसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। ये हमारे लिए इजी इसलिए रहेगा क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होते थे अदर चैप्टर्स में जो बिलोंग करते थे हम सारे कर चुके हैं। सर एग्ज़ाम में आने के चांसेस मेरी साइड से 60 to 70% चांसेस है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए, और आने के चांसेस सर कितने मार्क्स का आएगा? सर 5 मार्क का एक शॉर्ट नोट हो सकता है सर, या तो 2-3 मार्क का एक क्वेश्चन हो सकता है, और 1-2 MCQ जो हैं वो आपको एग्ज़ाम के दौरान मिल सकते हैं। नाउ ऑल इज़ डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप सिचुएशंस को कैसे डील करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सर चैप्टर पढ़ते हैं। 3 सेक्शंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने दिया यहाँ पे, सेक्शन 49, सेक्शन 50 एंड सेक्शन 53। 49 कहते हैं सर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। सर लॉ क्या कहता है इसके बारे में? एवरी डिपॉजिट, मतलब कि जो भी पैसा आप जमा करवा रहे हो। सर क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि या तो हो सकता है आपको टैक्स पे करना हो अपने जीएसटी का, या तो आपको कोई इंटरेस्ट पे करना हो, या तो आपकी कोई पेनल्टी बन रही हो हमारे इस जीएसटी लॉ में, या तो आपकी कोई फीस पे करनी हो जीएसटी लॉ में। एनी अदर अमाउंट हो सकता है, कोई दूसरा अमाउंट हो बाय अ पर्सन। पर्सन कौन है सर? ये वो पर्सन है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है सर। सर आप पैसे जो है वो दे सकते हैं गवर्नमेंट को एज अ जीएसटी। सर कैसे दे सकते हो? इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से सर, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से सर आप पेमेंट कर सकते हो अपनी जीएसटी की। कोई भी आपका ये NEFT सर शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, NEFT, इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो सर। या फिर आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो सकता है जिसको आप RTGS भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हो, या फिर कोई दूसरा तरीका जो कि लॉ बताएगा वो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है सर। ये सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप मैक्सिमम 10,000 रुपये तक कैश में ले जाके जमा करवा सकते हो सर बैंक के पास, और बैंक आपके बिहाफ पे आपके पोर्टल पे पेमेंट कर देगा। सर क्या ये 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता? सर नहीं हो सकता सर। इसके बारे में बाय सच अदर मोड कर लेना सर, इसे अदर मोड, इसके बारे में हम इन कंटिन्यूटी आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। ओके। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, सर हमें ना उन शर्तों का पालन करना होगा, उन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना होगा जो कि हमें बताई जाएगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके सर। नाउ शैल बी क्रेडिटेड, शैल बी क्रेडिटेड। ठीक है सर। ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सर, ये कैश लेजर क्या होता है? एक्चुअली ये आपका जो पोर्टल है जीएसटी, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है। वहाँ पे क्या होता है, आप पैसे जमा करते हो या फिर आपको जो भी ITC मिलता है, दोनों मिला के आपकी लायबिलिटी को पे करते हैं। सर इसमें एक लायबिलिटी होती है जैसे आपकी IGST की, एक लायबिलिटी होती है CGST की, एक होती है SGST की, और इसी का भाई होता है UTGST। तो इन सभी लायबिलिटी को आपको पे करने के लिए अपने पास एक अमाउंट चाहिए होता है, और जो कि आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में होना चाहिए। ठीक है सर। और सच पर्सन, उस व्यक्ति के जो कि पे कर रहा है, टू बी मेंटेन इन सच मैनर, उस तरीके से आपको रखना है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर ये मैनर बोल रहा है, प्रिस्क्राइब्ड बोल रहा है, ये सब है क्या? तो सर इन सब के बारे में हम रूल में पढ़ेंगे। जो भी रूल यहाँ पे हैं हमारे पास, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके एग्जाम के लिए हम अभी डील करने वाले हैं। ओके सर। नाउ सर द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड, जो भी आपका ITC है सेल्फ असेस्ड। सेल्फ असेस्ड का मतलब है कि आप खुद ही से चेक कर रहे हो सर, खुद ही से आप बता रहे हो, आप खुद ही से बता रहे हो कि सर मेरी सेल इतनी हुई थी, मेरी परचेज इतनी हुई थी, मेरा ITC इतना बनता है। आप सारी चीज़ें उसके रिगार्डिंग में जो भी आपका कैश बनता है वो आप अपने साइट पे जाके पे कर देते हो, और पे करने के लिए आपके पास RTGS है, आपके पास NEFT है, आप अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है सर। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप यूज़ कर सकते हो। नाउ द अमाउंट अवेलेबल, जो भी अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, अमाउंट जो भी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टूवर्ड्स, जो भी आपके पास कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है उससे आप टैक्स पे कर सकते हो,
उससे आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, पेनल्टी पे कर सकते हो, फीस पे कर सकते हो, कोई भी अदर अमाउंट जो भी है, जो भी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट में प्रोविजन है उसके अंडर कुछ पे करना पड़ेगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इन फ्यूचर कोई एक कॉलम और ऐड हो गया पेमेंट का, तो वो उसके लिए इशारा कर रहा है। उसके लिए हम रूल्स आपको बना के बता देंगे, आप उस रूल को फॉलो कर लेना। ठीक है सर। आगे कहता है इन सच मैनर, उस तरीके से, एंड सब्जेक्ट टू, उन बातों का ध्यान रखते हुए, टू सच कंडीशन, उन शर्तों का ख्याल रखते हुए, विथ इन सच टाइम, उस समय का ख्याल रखते हुए, जैसा कि हम आपको बताएंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि हम आपको बताएंगे। सर ये ओवरऑल था क्या, हमको समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने कभी इसको रियल में पे नहीं किया है। ठीक है सर। अगर आप इसको पे करते तो आपको समझ में आता कि ये कैसे काम करता है। ठीक है सर। तो इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे एक दो रीडिंग का काम है सर। ये एक्चुअली टॉपिक एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल है सर, लेकिन आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं और आपने अभी तक प्रैक्टिकली इसको देखा नहीं, इसलिए आपको थ्योरी फील कर रहा है, लेकिन थ्योरी जैसा इसका कोई इंटेंशन नहीं है। इन रियल लाइफ ये पूरा 100% प्रैक्टिकल है और हर मंथ आपको अपने क्लाइंट की जो होगी जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा। तो सर ये फिलहाल आपको लग रहा है, बट इस पर थोड़ी कमांड करिए सर, धीरे धीरे एक दो बार रीडिंग कीजिए इसको, 2 टाइम अब रीड कीजिए सर, आपको जितनी क्लियरिटी आएगी बेस्ट है सर। ओके सर। ऊपर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी मैंने आपके लिए यहाँ पे बंदोबस्त कर रखा है सर। देखिए सर, एक एग्जाम्पल यहाँ पे डाल रखा है मैंने आपके लिए, और यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है मैं आपको दिखा दूँ। ये इलस्ट्रेशन जो है सर ये 5 स्टार है और एग्जाम में आपको ऐसे ही इलस्ट्रेशन ICAI के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है सर। तो ये मैंने आपके इलस्ट्रेशन आपके होमवर्क के तौर पे आपके लिए रखे हुए हैं पहले से। ठीक, तो आप ये परेशान मत हो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, एक दो बार पढ़ना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर। आइए सर प्रोविजन पे, आप समझा रहे थे वैसे समझाइए। ठीक, अब यहाँ पे रूल है सर, रूल 87 सर कहाँ है हम पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या बताता है सर ई कैश लेजर के बारे में कि आपका एक माइनर हेड होगा और एक मेजर हेड होगा। ठीक है सर। मतलब वो कहता है कि आपका जो कैश लेजर है जिसमें आप पैसे दिखाते हो उसको कैसे पे करोगे सर। मेजर हेड क्या है सर, IGST, CGST, SGST और सेस, ये मेजर हेड है। और ये जो इसके छोटे छोटे पार्ट है इसको माइनर हेड कहा गया। मतलब IGST में कितना टैक्स बनता है, IGST में कितना इंटरेस्ट बनता है, IGST में कितनी पेनल्टी है, IGST में कितनी फीस है, या कोई अदर, जैसे इसने बोला एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, अदर है। ऐसे CGST में, SGST में, UTGST में और सेस में। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है सर कि कितने हेड होते हैं सर, किसमें सर, ई कैश लेजर में। तो आपको आंसर देना होगा कि सर इसमें 2 हेड होते हैं। और 2 हेड सर कौन कौन से हैं सर, एक आपका हो जाएगा सर यहाँ पे पहला हेड आप बोलेंगे कि सर एक मेजर हेड होता है और एक होता है माइनर। तो उसमें आपको पॉइंट्स भी लिखने होंगे कि इसमें कौन कौन सा होता है सर, IGST, SGST, सॉरी CGST और फिर SGST और फिर यहाँ पे UTGST। और इसमें कौन कौन से होते हैं सर, तो इसके भी पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर। और सर कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं अमाउंट को ई कैश लेजर में, ये आपको सीखना होगा। और इसके ऊपर छोटी सी अमेंडमेंट आई हुई थी। ठीक है सर। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, मुझे आपको एक चीज दिखानी है, यस, कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो यूज करते हैं, कैसे करते हैं। तो सर मैंने अभी इस चैप्टर से पहले आपको एक टॉपिक कराया था इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें ये टेबल ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी थी आपके लिए। ठीक है सर। और ये अगेन यहाँ पे है, तो मैं आपका टाइम बचाना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो टेबल है ये एज पर 88A है, रूल 88A है। ऑलरेडी हमने कहाँ पे कर लिया सर, ITC में, तो मैं इसकी अगेन डिस्कशन नहीं रखना चाहूंगा। तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ सर, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैंने जो वीडियो डाला है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो आपने देख लिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के बाद आप ये टॉपिक कर रहे हो, इसलिए अब मेरे को ये कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। IGST जो है पहले IGST से सेटअप होगा, फिर जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट अगर IGST कुछ नहीं सेटअप करवा पाता तो CGST SGST से होगा। लेकिन CGST को पहले सेट ऑफ करना है तो पहले ओल्ड लॉ क्या कहता था, CGST पहले CGST से सेटअप होगा,
फिर SGST से होगा, फिर IGST से होगा। बट लॉ दोबारा से बना, अब क्या कहता है कि CGST पहले IGST से सेटअप होगा, अब वो रह गया तो वो CGST और SGST से सेटअप होगा। सेम लॉ SGST के लिए है कि SGST पहले IGST से सेटअप होगा, फिर SGST से, फिर CGST से। इस तरीके से इसको बताया गया है और ये ऑलरेडी हम ITC के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, अगर आपने ITC पढ़ लिया है मेरे साथ तो ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया कि इट शुड नॉट बी नोटेड दैट CGST कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट SGST UGST वाइस वर्सा, कि भैया आप सोच रहे हो कि CGST से डायरेक्ट SGST एडजस्ट करा दूं तो आप नहीं करवा पाओगे। आपको CGST एडजस्ट कराना हो या SGST एडजस्ट कराना हो, पहले आपको IGST से ही सेट ऑफ करवाना पड़ेगा। जब IGST का कॉलम ब्लैंक हो जाएगा तब आप CGST या SGST को यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। ऊपर आते हैं सर, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन मेजर हेड्स परमिसिबल। लेट सपोज IGST में मैंने 15,000 रुपए डाल रखे हैं, CGST में मेरे पास नील है सर, अब मेरी और SGST में मेरे पास 2,000 रुपए। अब मान लो एग्जांपल ये है कि मुझे CGST पे करना है सर 5,000, तो क्या मैं यहां पे, वो ये मेरे से बोल रहा है क्या मैं IGST का पैसा CGST में डाल सकता हूं, तो वो ये कह रहा है अमाउंट अवेलेबल अंडर वन मेजर हेड कैन नॉट बी यूटिलाइज डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी अंडर एनी मेजर हेड। मतलब आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या होता है, सेट ऑफ कराने का, कि लेट सपोज आपके पास ITC पड़ा हुआ है, IGST में आपका पड़ा हुआ है 15,000, CGST में पड़ा हुआ है आपके पास नील, और फिर SGST में पड़ा हुआ है सर 2,000। तो यहां पे आप ये सेट ऑफ करा सकते हो, लेकिन अगर इसमें पहले से ही कोई अमाउंट शो हो रहा है, यहां पे पहले से ही 15,000 रुपए है, अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें जरूरत है इसको सेट ऑफ करा लो, नहीं, आप अगली बार जो ITC मिलेगा उसमें से करवा सकते हो, लेकिन आपस में एक दूसरे में पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते। एक बार सर मेरे साथ प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या किया, गलती से मेरी ही टीम ने पैसा डालना था CGST SGST में, उसने क्या किया CGST और सेस में डाल दिया, और सेस का पैसा SGST में नहीं आया, तो अगेन हमें 4890 जो थे यहाँ पे सबमिट कराने पड़ गए, 4890, ताकि हम ओवरऑल लायबिलिटी को सेट ऑफ करवा सके। ठीक है सर, बाकी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में आप सीखते रहेंगे। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है छोटा सा, ठीक है सर, ये एग्जाम्पल आपको होमवर्क के तौर पे करना है सर, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी आपको ये क्या कहता है। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन है सर, इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन मेजर हेड्स परमिसिबल। आई थिंक ये सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन मेजर हेड्स परमिसिबल। आई थिंक सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो अब आप इसको एक बार खुद से रीडिंग दे सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर may be used for making any payment towards output tax। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है सर, मैंने कोई सेल किया 20,000 का, उसका 10% टैक्स मुझे पे करना है 2,000 रुपए। तो जो 2,000 रुपए टैक्स है इसको पे करने के लिए मैं किसको यूज कर सकता हूं सर, IGST को, और फिर वो क्या कह रहा है इंटीग्रेटेड, यहां पे वो क्या कह रहा है वर्ड सर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो कह रहे हैं IGST में आप ऐसा यूज कर सकते हो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए, और मैनर और सब्जेक्ट क्या होगा तो वो कॉलम नंबर 5 है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और मैंने एक बार रिकॉल भी आपका इसका करवा दिया। फिर सर इलस्ट्रेशंस है, ये आपको खुद से देखना है। नाउ वी हैव अ केस ऑफ रिफंड। कहते हैं सर द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कैश लेजर क्या है सर, लेट सपोज मेरे पास कोई भी ITC पड़ा ही नहीं है, मेरा हर खाता नील है, मेरा IGST नील है, मेरा CGST नील है, और मेरा SGST नील है। तो इस केस में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे डाल के अपनी आउटपुट लायबिलिटी जो है, लेट सपोज यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पे 2,000 है, तो इसमें कैश डाल के सर कैसे डाल सकते हो, अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था, एडजस्ट करवा सकता हूं। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लो ये नील नहीं थे सर, लेकिन इसमें कितने पैसे बचे हुए थे, इसमें ITC कितना आया सर, इसमें ITC आया था सर 1,500, इसमें 500, इसमें 500, लेकिन मुझे पे कितना करना है सर, इसमें 4,000
इसमें 2000 और इसमें 2000, तो मुझे ये जो बैलेंस आया ये वाला क्रेडिट लेजर का बैलेंस, इसको कहते हैं कि क्रेडिट लेजर का बैलेंस आ गया। लेकिन अब यहाँ पे मुझे पैसे सबमिट कराने पड़ेंगे, तो कैश लेजर से मुझे वो बैलेंस ट्रांसफर करना होगा। यहाँ पे करना पड़ेगा सर 2500, यहाँ 1500 और यहाँ 1500। इस तरीके से वो कह रहा है कि आप ये कर सकते हो, बाकी आप परेशान मत होना, ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरोगे तो आप एक एक चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से समझते चले जाओगे। ओके, नाउ आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द रूल्स, जो भी रूल्स में आपने बताया है और वो सारा पैसा आपने दे दिया, देयर अंडर मे बी रिफंडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। अगर आपने सारे पैसे जमा करा दिए और उसके बाद भी आपका एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो आप रिफंड जो है वो करवा सकते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया है सर, यहां पे बताया गया कि सर दो सिचुएशंस है, टू सिचुएशंस, कम से कम ये दो सिचुएशंस है, इनका फॉलो अप करो, अगर ये पूरी हो गई तो हम आपको रिफंड कर देंगे। पहला सर क्या है सर, दो बातें सर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्वेश्चन सर बन सकता है सर एग्जाम में, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। व्हेन assessee will get refund under GST। तो सर आपको देखने में बड़ा लग रहा है कि सर ये कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत काम की बात है, ध्यान सुनिएगा दोस्त। आइए लॉ देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 54 है इसके लिए, कहता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू, यहां पे आप करेक्ट करेंगे, टेक रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। क्या आप अनयूटिलाइज आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। जब भी आपका टैक्स पीरियड खत्म हो रहा है और आपको लग रहा है ऐसा पैसा है जो यूटिलाइज ही नहीं हो पाया, आप उसको रिफंड ले सकते हो। दो सिचुएशंस आपको बताई गई है। पहली सिचुएशन है जीरो रेटेड सप्लाई है सर आपकी, और जीरो रेटेड सप्लाई वो होती है जो कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होती है। तो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई का मीनिंग बताया, तो हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस देता हूं मैं आपको। जैसे सप्लाई हो रही है SEZ में या SEZ डेवलपर में, या एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स और सर्विस, तो इस केस में कहा गया है कि भैया आपको जो रिफंड है, एट द रिफंड शैल बी एडमिसिबल ओनली अंडर फॉलोइंग टू सिचुएशंस। दो केसेस हैं जहां पे आपको किया जाएगा। पहला तो SEZ का केस हो गया, दूसरा क्या बताया गया है, वेयर credit has accumulated on the account of the rate of the tax on inputs being higher than rate of tax on output supply। सर ये क्या हुआ, कहता है वेयर क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड, आपने जो टैक्स जमा करना है ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट, जो भी आप सर्विस ले रहे थे, बीइंग हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज। सर देखो आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने इनपुट लिया, उस पे सर 18% टैक्स लगा, और जब मैं आउटपुट कर रहा हूं इसी चीज का, तो सर इस पे 12% लिया जा रहा है। तो ये जो 6% का डिफरेंस है ना सर, ये आपके जीएसटी के स्ट्रक्चर की वजह से हुआ, इसलिए मुझे 6% का रिफंड चाहिए। तो इस केस में आपको रिफंड मिल जाता है। बाकी कहाँ नहीं मिलेगा वो ये बताया गया है कि भैया अगर आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया और रिफंड नहीं मिलेगा, कब सर, अगर नोटिफाई कर रखा है गवर्नमेंट ने, साफ साफ बता रखा है कि इस केस में हम आपको रिफंड नहीं करेंगे, तो हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। ओके सर, ये चीज़ यहाँ तक हमने खत्म कर ली। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे 5 स्टार देना चाहूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो आप सेल्फ स्टडी करके कर लोगे एक बार, लेकिन यहाँ थोड़ी सी आपको मेंटल जो फोकस है उसकी नीड पड़ेगी। आइए सर, अगला पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। सर क्या है ये कहता है ऑल लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट यानी जीएसटी शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, कि ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी इन एन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है सर, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में मेंटेन करनी पड़ेगी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उस मैनर में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा से बोलो। आइए सर एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रीडिंग पे ध्यान दें। कहता है लायबिलिटी, टैक्सेबल पर्सन की जो भी लायबिलिटी है, और क्या सर, ऑल लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट यानी जीएसटी, इसको आपको रिकॉर्ड करके रखना है, इसको आपको मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। मतलब ये आपकी लायबिलिटी का लेखा जोखा रखता है। ठीक है सर,
ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे 8 पॉइंट है सर, और 8 पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये सेक्शन चल रहा है 7th, अब ये है 49 सबसेक्शन 7 था, अब ये 49 सबसेक्शन 8 है। ठीक है सर। ये कहता है एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स, जो भी टैक्सेबल पर्सन है वो अपने टैक्स से डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है या आपने ऑलरेडी टैक्स दे रखा है। एनी अदर ड्यूज, जो भी इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, फीस हो सकती है, अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, और द रूल्स मीट, जो भी रूल्स बनाए गए उसके अंदर। कब सर? जब सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिलेटेड रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, सेल्फ असेस टैक्स, other due related to the return of the current tax period, or any other amount payable under this act or the rules made thereunder including demand determined under section 73 and 74। सर ये कह क्या रहा है एक्चुअली? देखो सर, अगेन ये मैंने आपको कहा कि ये देखने में थियरी है लेकिन है प्रैक्टिकल। मैं अगेन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सर, रीडिंग जब तक अच्छी नहीं होगी मार्क्स नहीं आएंगे तो सुनिएगा। कहता है हर टैक्सेबल पर्सन को अपनी लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। सर वो कौन सी लायबिलिटी है? तो पहला आपने खुद बताया कि मेरी सेल थी 2 लाख, परचेज थी 1 लाख, तो भैया इसका 20,000, इसका 10,000, तो 10,000 रुपये आपको देने बनते हैं ना, आपने खुद बताया था ना, तो टैक्स दो। सर सेल्फ असेस टैक्स, कोई ड्यू रिलेटेड टू रिटर्न है करंट टैक्स पीरियड का, वो भी दो। और सर अगर स्क्रूटनी में आ गए आप, या फिर आप ये कहो इंक्लूडिंग द डिमांड, तो सर ये सीए फाइनल का टॉपिक है, सीए फाइनल का, वहां पे आप समझोगे 73 और 74, तो आप बस याद रख लो सीए फाइनल का टॉपिक है, तो आप एग्जाम में 2 पॉइंट भी लिख के आओगे तो चलेगा। बस ये आपको पॉइंट नंबर 8 ये समझा रहा है कि अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी है जीएसटी के अंदर जिसमें आपको टैक्स पे करना है, तो वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, हम लोग ना समझ गए सर। सर पासिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स, क्या हम अपना बर्डन किसी और पे पास कर सकते हैं? Every person who has paid the on goods or service or both under this act, मतलब जिस बंदे को जीएसटी पे करना है इस एक्ट के अंदर, unless contrary is provided by him, जब तक कुछ लॉ में गड़बड़ ना दिखाई दे, या फिर जब तक लॉ ने ही उसके बारे में कुछ ना कहा हो, deemed to have passed of full incidence of such tax recipient of such goods or service। मतलब ओवरऑल क्या है, ये आपसे कह रहा है कि फॉरवर्ड चार्ज होता है और रिवर्स चार्ज होता है। फॉरवर्ड चार्ज में सेलर ने बेचा और रिसिपिएंट ने उसके अंदर टैक्स पे करना होता है। हम 10,000 का जो भी सामान दिया हमने इस पे, हम इससे 18% टैक्स लेके 11,800 इससे ले लेंगे, जिसमें 1,800 रुपये टैक्स के शामिल होंगे। और रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है, सेलर तो देता नहीं, तो जो रिसीवर होता है वो इससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ये इसने यहां पे समझाने की कोशिश की। नाउ सेक्शन 50 है सर। सेक्शन 50 कहता है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। कहता है 3 सर्कमस्टांसेस हैं सर। पहला डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, या तो आपने पूरा पेमेंट नहीं दिया, या हो सकता है थोड़ा सा कम दिया, या फिर आपने अनड्यू, मतलब आपका पेमेंट ड्यू हुआ आपने पे नहीं किया, या फिर यहां पे कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अनड्यू, अनड्यू मतलब आपका आईटीसी था, आपने एक्सेस क्लेम कर दिया, आपको 10,000 पे 10% क्लेम करना था, इसका मतलब 1,000, लेकिन आपने 10,000 पे 18% क्लेम कर लिया, यानी आपने 800 रुपए एक्स्ट्रा कर लिया, तो भैया आपको यहां पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। या फिर वो बोलता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आपने या तो अनड्यू दिखाई कि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, या एक्सेस को आपने कम कर दिया। आपकी लायबिलिटी, जैसे लेट सपोज 2 लाख पे मेरी लायबिलिटी बनती थी 1800, यानी 36,000, लेकिन मैंने इसको 10% शो किया, यानी मैंने इसको 20,000 रुपए ही दिखाया, मैंने गवर्नमेंट को 16,000 रुपए कम पे किए, तो वो ये कह रहा है, ये केस आप पे लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्या कहता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा और काउंसिल से पूछ के आपके ऊपर जो टैक्स लगना है वो लगाएगा। सबसे पहले वो कहता है 18% लगाएगा सर इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, आप लेट पे कर रहे हो तो, या फिर आप फेलियर हो गए पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने टाइम से पे नहीं किया तो। और 24% वो टैक्स लगाएगा कब सर, जब आईटीसी जो है या तो आपने उसको एडजस्ट नहीं कराया, गलत कराया, या फिर ज्यादा रुपए क्लेम कर लिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है सर कंप्यूटेशन और पीरियड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कब से कैलकुलेट करोगे? तो सर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक इसको कैलकुलेट किया जाएगा।
ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अदर रिलेवेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट। इसने कहा टैक्स का मतलब बताया है यहाँ पे कि टैक्स पेबल जो है इस एक्ट में उसी का टैक्स का मतलब है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बताया है कि यहाँ पे बिलेटेड पेमेंट भी काउंट किया जाता है, और वॉलेंट्री इवन विदाउट अ डिमांड, आप मतलब गवर्नमेंट आपसे मांगे जरूरी नहीं है, आप खुद से, आपको दिख रहा है मैं लेट हुआ हूं तो आप खुद से अपनी पेमेंट यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर इंटरेस्ट पेबल के अंदर जाके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी में इंटरेस्ट का जो कॉलम था स्टार्टिंग में आपने देखा था उसके अंदर आप इसे पे कर दोगे, और जो भी एडजस्टमेंट होगी फाइनल करके आप अपना अकाउंट सेटल कर लोगे। ओके सर, अब सर देखो आपका क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होने वाला है सर। तो अब आप एंडिंग पे हो, बस शांति से चीज़ों को समझो। विथ इन 10 मिनट्स आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन फोकस रखना पड़ेगा सर, फोकस थोड़ा सा शांत। अब खुद सोचो सर, आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है सर। अब एग्जाम के लिए आज से आपको तैयारी करनी पड़ेगी जिसका नाम है फोकस। और फोकस एक दिन से नहीं आता सर, ये मल्टीपल प्रैक्टिस से आता है सर, मल्टीपल प्रैक्टिस। जितनी बार आप मेहनत करोगे, जितनी बार आप कोशिश करोगे, उतना आपके अंदर निखार आएगा। पेमेंट बाय चालान आर मैनुअल चैनल, सर हम अपने हाथ से चालान भर सकते हैं क्या अंडर द वेट रेजिम? तो आप मैनुअल या फिजिकल चालान जो है वो यहाँ पे आज के समय में अलाउ नहीं है सर। एमसीक्यू बन सकता है सर, क्या मैनुअल चालान बनता है? नहीं सर, इट इज मैंडेटरी कि आप चालान जो है वो ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल से बनाओ। क्वेश्चन रखा गया सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चालान, कितने चालान के टाइप होते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है कि भैया एक ही चालान होगा, और उसी चालान के अंदर आप बता दोगे कि सर मेरा टैक्स कितना बनता है, मेरी फीस कितनी बनती है, मेरी पेनल्टी कितनी बनती है, मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है, मेरा अदर कितना बनता है। ओके, एक ही चालान में सारी बातें दिखाई जाती हैं। सर कैसे कैसे कर सकते हो? तो सर यहाँ पे बताया गया इंटरनेट बैंकिंग जो शुरू में पढ़ा था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनएफटी, आरटीजीएस। तो सर एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पे ओवर दी काउंटर, मतलब मैंने जैसा आपको बताया था कि आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक में गए, बैंक वाले आपके पोर्टल पे ये पेमेंट करवा देते हैं। ये मैक्सिमम 10,000 की हो सकती है, इससे ज़्यादा के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनएफटी, आरटीजीएस की जरूरत पड़ेगी। 5 स्टार लगाइएगा, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में बताइए सर। तो सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कौन सा है सर? कंटेन अ समरी ऑफ ऑल डिपॉजिट एंड पेमेंट्स। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मतलब है जो ये बताता है कि कितनी डिपॉजिट है, कितनी पेमेंट है, सबकी जानकारी, सबकी समरी रखता है कि कब पैसे आए और कब गए। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज मेंटेन्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल, ये जीएसटी पे मेंटेन किया जाता है पोर्टल पे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हैज टू बी मेंटेन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, इस तरीके से आप मेंटेन करोगे कि कॉमन पोर्टल पे हम उसको समझ सकें कि कौन सा बंदा किस पेमेंट और किस लायबिलिटी के लिए वो यहाँ पे पैसे जमा करवा रहा है। इस पर्पस का सेक्शन क्या है सर? इस पर्पस का सेक्शन क्या है? इस सेक्शन का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, डाटा ऑफ क्रेडिट टू अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द ऑथराइज्ड बैंक शैल बी डीम्ड टू द डेट ऑफ द डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कि जिस दिन बैंक में एंट्री दिख रही है उस दिन आपके पोर्टल पे भी एंट्री होनी चाहिए। इस चीज को हम समझ सके, इसलिए हम आपके लिए ये करवा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है सर लास्ट, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड, आपने गलत तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया। लेट सपोज कोई बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है सर, और उसने इनवॉइस बनाया सर। अब इनवॉइस में वो दिखा रहा है कि भैया वैल्यू आपकी है 10,000 रुपए की और आपका टैक्स बनता है सर 28%, यानी 2800, यानी 12,800 रुपये आप पे कर दो। अब भोला राम इनको पैसे देके आ गए, वो ये कह रहा है कि आपने गलत तरीके से किया, तब क्या होगा? पेमेंट ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन द erroneous determinations of nature of supply is not permitted to be adjusted because the above appropriate payments remedy lies in refund. Remedy lies in refund. Taxable person who has paid tax in error is entitled to refund by first restoring, कि भैया पहली बात तो ये जो आपने गलत लिया इसको उस बंदे को वापस कर दो, ऐसे पैसे आप नहीं ले सकते। और दूसरा कहा गया कि भैया रिस्टोरिंग द डिस्चार्ज द करेक्ट टैक्स। अगर मान लो आपको आप जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड थे लेकिन 18 की जगह आप 28 चार्ज कर रहे हो। सर क्यों कर रहे हो? सर 10% जो आएगा वो मेरी पॉकेट में चला जाएगा सर, तो ये गलत बात है। गवर्नमेंट के नाम पे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इनकरेक्ट टैक्स आप ले रहे हो, रिफ्लेक्ट ऑन द कॉमन पोर्टल, और हमको दिख रहा है ज्यादा है, या फिर आपका करेक्ट टैक्स ठीक नहीं है सर,
और जो भी है इनकरेक्ट टैक्स दिख रहा है सर, अब बता कुछ रहे हो कुछ रहा है, बिल कुछ और है। ऑन द कॉमन पोर्टल पेड इन एक्सेस, एंड यहां पे कहा गया है कि जो आईजीएसटी पेड हुआ एरर में रिफंड हो जाएगा सर, कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड, या फिर आईजीएसटी पेबल ड्यू टू द पेमेंट, या तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, बट सबसे बड़ी बात है जो इस बंदे को नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर चालान से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें, ये मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ और ये अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। ओके सर। नाउ माय डियर फ्रेंड, रिक्वेस्ट है सर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि एक बार जब आप ये पूरी सीरीज देखते हैं, इसके बाद कम से कम 2 बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है सर। आई होप सबके पास ये बुक होगी, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई क्वेरी हो आपको तो, और बुक आप सबके पास होगी, नहीं होगी तो आप बाय कर लेना सर। मेरी साइड से जितना भी हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की करवाने की। अब आपकी साइड से सर सेल्फ स्टडी पेंडिंग है सर, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। मैं पूरे दिल से एक ही विश करूँगा कि ये एग्ज़ाम और ये अटैम्प्ट 100% आपका होगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।